गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो आप मान सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो ये होता क्या है, इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब दो समान तथा विपरीत आवेश यानी मान उनका बराबर होना चाहिए, जैसे +5 -5 वैल्यू सेम होगी पर चिन्ह क्या होंगे, अपोजिट आवेश एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं, तो जो निकाय का निर्माण होता है उस निकाय को हम लोग कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आपके सामने एक फिगर भी दे रखा गया है, यहाँ पर देखिए ये है +q आवेश, यहाँ पर है -q आवेश। देखिए बराबर आवेश है पर विपरीत है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी कितने पर, 2l पर है। ये 2l जो है ये इनके बीच की दूरी है पर स्थित है। तो ये जो निकाय का निर्माण हुआ इसी को हम लोग कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा होगा HCl, ये इसका एग्जाम्पल है। H पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। इसी तरह सेम टू सेम आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, वो भी इसका एग्जाम्पल है। फिर आप बात करो अगर H2O जल की बात करो तो वो भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जब टूटेगा तो H+ और OH- में टूटेगा, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। ये सब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं डेफिनेशन पर, समझते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखा है, विद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव दोनों सेम टर्म है, विद्युत और वैद्युत में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को या इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिगर आपके सामने है। अब हम बात करें इसके आगे की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता क्या है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक फॉर्मूला इसका होता है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कभी मुझे निकालना है किसी वैद्युत द्विध्रुव का, तो मैं उसका एक आवेश का परिमाण लेता हूँ। जैसे देखिए +q लिया है, -q लिखा है, तो मैंने एक आवेश ले लिया q, चिन्ह से मतलब नहीं है, और जो इसका बीच की दूरी है दोनों की 2l, इन दोनों का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और यही मेरा बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो डेफिनेशन में भी लिखा है किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसकी वैल्यू आपके सामने देखिए नीचे लिखी हुई है कि माना दो बिंदु आवेश +q तथा -q एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2l पर स्थित हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दोनों के बीच की दूरी। आवेश कितना रख दिया हमने, तो आवेश रख दिया q, और बीच की दूरी कितनी 2l, तो दोनों का गुणा होके हमने लिख लिया P = 2ql। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्म है जो आपको इसके निकालने हैं। जैसे इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है, इसका आपको निकालना होगा मात्रक। आप मात्रक निकालिएगा और रिप्लाई कीजिएगा कि इसका मात्रक क्या होगा। चाहे यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएं। इसका मात्रक और इसकी विमा, ये दोनों आपको निकालना है, आपका होमवर्क है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब अगला जो बड़ा टॉपिक है आपका 5 नंबर का, हम उसकी बात करते हैं। तो बड़ा टॉपिक आपके सामने रहा ये। इस टॉपिक में आपका पूछा क्या जाता है, आपसे कह देगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में, तो अभी हम अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब बात करते हैं पहले ये विद्युत द्विध्रुव, तो हमने पढ़ लिया क्या होगा कि दो बिंदु आवेश होंगे, एक पर प्लस आवेश होगा, एक पर माइनस आवेश होगा, एक दोनों से बहुत समीप होंगे, वो निर्माण कर देंगे वैद्युत द्विध्रुव का। बात करते हैं ये जो वर्ड यहाँ पर आ गया अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होती है वो समझिए। तो हम लोगों ने अपने अक्ष के बारे में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अगर कोई किसी चीज़ के लाइन में होता है, सीधी लाइन में, यानी मान लूँ मैं यहाँ पर हूँ ए पर और मेरी सीधी लाइन में कोई सामने कोई वस्तु है बी, तो मैं कहूँगा ये कैसे है, मेरे अक्ष पर है। और अगर ये मेरे सामने ना होकर मेरे ऊपर होगा तो मैं इसको कहूँगा ये क्या है आपका, ये निरक्षीय स्थिति है, यानी मेरे अक्ष पर नहीं है।
तो दो कंडीशन बनती है अक्षीय, या तो अक्ष पर होगा मेरे एकदम सीधे सामने होगा, या तो ऊपर होगा। अगर ऊपर होगा किसी भी डायरेक्शन में होगा तो उसको कहा जाएगा निरक्षीय, यानी ये अक्षीय स्थित नहीं है। तो आज सिर्फ अक्षीय स्थित पढ़ना है। ये जो आपके सामने फिगर है हम इसकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस फिगर को बहुत अच्छी तरह से समझने का। थोड़ा सा जूम करते हैं इस फिगर पर कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए इस फिगर को समझते हैं। फिगर में देखिए आपके सामने ये जो आपका है ये वैद्युत द्विध्रुव दे रखा गया है। देखिए दो हैं बिंदु हैं, एक है बी बिंदु, एक है ए बिंदु। बी बिंदु पर देखिए कैसा आवेश है -q, ए बिंदु पर देखिए कैसा आवेश है +q। फिर जो इसका केंद्र है वो क्या है O, और केंद्र से देखिए r दूरी पर एक बिंदु रखा गया है P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है 2l, हमने पढ़ा है भी 2l होती है बीच की दूरी। तो ये O अगर बीच में है और पूरी दूरी 2l है तो ये हो जाएगी l और ये भी हो जाएगी l। एक बार दोबारा से फिगर को ध्यान से समझिएगा, फिर समझाते हैं। ये जो आपके सामने रखा है ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके बी बिंदु पर -q आवेश और ए बिंदु पर +q आवेश है। जो O है ये इसका केंद्र है यानी इसके बीच में है। O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती थी 2l होती थी, क्योंकि O बीच में है तो इस 2l को आधा बांट देगा तो l आ गया इधर और l ही हो गया इधर, वो इस फिगर में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे की जो इम्पोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम जब भी बात करेंगे तो हमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। तो हम अब यहाँ पे चेक करना शुरू करते हैं दिशा। तो दिशा देखते हैं। तो पहला आपको हम बात करते हैं इस -q के कारण। तो चलिए -q के कारण देखना शुरू किया। तो P बिंदु की अगर हम बात करें तो हम ये मान लेते हैं P बिंदु पर कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं है, मतलब कितना 0। और B बिंदु पर कितना आवेश है -q। B पर है -q, P पर है 0। ज़्यादा बड़ा कौन है? तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। अगर आप -2 और 0 में पूछो बड़ा कौन है तो 0 बड़ा है। तो इसीलिए -q और 0 में बड़ा कौन होगा, 0 बड़ा होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है कहाँ से कहाँ चलती है, बड़े से छोटे की ओर। तो जब ये बड़ा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से चलेगी, बड़े से छोटे की ओर। तो ये देखिए यहाँ से किस तरफ चल रही है, इस तरफ। ये जो E2 लिखा गया है यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसके कारण, बिंदु B के कारण। समझ गए इस बात को। इसी तरह अगर हम समझे ये जो बिंदु A है इसके कारण हम बात करें, फिर से देखते हैं ये कितना है आपका, A पर देखें तो ये है +q और P पर कोई आवेश नहीं, मतलब क्या मान लिया 0। तो +q यानी आप सिंपली समझ सकते हो +2 मान के फिर से चलते हैं और 0। +2 और 0 में बड़ा कौन है आप खुद बताइए। तो आप लोग कहेंगे +2 बड़ा है। अगर +2 बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर, यानी +2 से P की ओर। तो ये किधर जाएगा, इस दिशा में, इस तरह। ये आपका E1 से शो करा गया है। तो इसको हम EB और EA भी लिख सकते हैं, जो आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें हमने प्रदर्शित कर दी। तो इस समय ये पता चल गया कि जो E2 है उसकी दिशा दूसरी तरफ है और E1 की दिशा दूसरी तरफ है। यानी ये खींच रहा है इधर और ये खींच रहा है इधर। जीतेगा कौन, जो ज़्यादा होगा। कितने जीतेगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे जीत जाएगा। तो वही चीज़ है जो परिणामी, अगर हम बात करें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होगी E, और वो रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के डिफरेंस को। ज़्यादा वाले में कम वाला घटा देंगे। कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो चलिए वापस आते हैं सवाल पर, इसको कर लेते हैं फिर से छोटा। हाँ, अब फिर से देखते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर पूरा आपका लिखा गया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर -q आवेश तथा B बिंदु पर +q आवेश है स्थित है। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2l पर स्थित है। केंद्र O से R दूरी पर, ये हिंदी में पर लिख लीजिएगा, एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक चीज़ देख लीजिएगा, फिगर में और थ्योरी में थोड़ा सा अंतर हो गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा खुद से। आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बिंदु आपका A यहाँ पर है,
जो बिंदु आपका दिया गया है इस बी को काट कर ए कर लीजिएगा और ए को काट कर बी कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में आपका लिखा गया है कि ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, तो ए पर माइनस क्यू कर लीजिए और बी पर प्लस क्यू कर लीजिए, बाकी सब चीज़ें सही हैं। अब आ जाते हैं वापस से थ्योरी पर। तो हम लोगों ने लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने प्रदर्शित कर दिया है ई ए से। तो ई ए बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपने अभी पढ़ी थी पिछली क्लास में। पिछली क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या होता था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता था वहाँ की दूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम किससे बात कर रहे हैं, माइनस क्यू से। जब हम माइनस क्यू से देखना शुरू कर रहे हैं तो पी तक की दूरी कितनी हुई, तो ये दूरी देखिए इतनी दूरी आर है और ये दूरी क्या है एल, तो कुल दूरी कितनी हो गई आर प्लस एल। फिर से इस बात को देखिए, ये इतनी दूरी क्या है आपके सामने दे रखी गई है आर और ये दूरी क्या दे रखी है एल, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई आर प्लस एल। तो हमने आर की जगह फॉर्मूले में क्या रख दिया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला। आगे चलते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं फिर से वही मेन काम वही है दूरी निकालना। तो दूरी की बात करते हैं, तो देखिए ये पूरी दूरी है आर, मुझे निकालनी कहाँ से प्लस क्यू से, इतनी दूरी निकालनी है। तो पूरी दूरी ये आर है, इसमें से इतनी दूरी अगर मैं एल हटा दूँ, फिर से एक बार देखिए मुझे निकालना क्या इतनी दूरी निकालनी है, तो मेरे पास पूरी दूरी यहाँ तक आर दे रखी गई है दूरी, और ये एल दूरी अगर मैं इसमें हटा दूं, अगर एल दूरी हटा दूंगा तो ये दूरी बचेगी, यही तो मुझे चाहिए थी। तो मैं अब की क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों आवेशों के बीच की यानी पी से जिस आवेश का निकाल रहे हैं उसकी दूरी हमने लिखी है। आगे चलते हैं परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई बी माइनस ई ए। अब हमने ई बी माइनस ए क्यों किया, अब ये आपको समझना पड़ेगा। हमने बड़े में छोटा घटाया है, पर हमें पता कैसे चला कि बड़ा कौन है, ये आपके सामने प्रॉब्लम होगी। तो दोबारा पेज पर चलते हैं, एक बार समझते हैं पता कैसे चलेगा बड़ा कौन है। सिंपली आप समझिए, अब मैं आपसे कहूँ कि 10 एक संख्या लेते हैं 10, इसको भाग करो 2 से, और एक संख्या लेता हूँ 10, इसको भाग करो 5 से, दोनों में बड़ा कौन होगा। तो आप सीधे डिवाइड करोगे, 2 पंची 10, ये आया 5, 5 दूनी आया 2, ये बड़ा है। आपने गुणा भाग करके बता दिया। अब ये बड़ा कैसे, इसका एक मैं और भी तर्क दे सकता हूँ, जिसके बटे की संख्या छोटी होती है वो बड़ा होता है। तो इसके बटे में क्या था 2, इसके बटे में क्या था 5, तो बटे की संख्या छोटी थी इसीलिए ये बड़ा है। तो मुझे बटे की संख्या छोटी वाला बड़ा होगा। तो इसमें देखो बटे में कितना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसमें बटे में क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आर प्लस एल से आर माइनस एल छोटा होगा, क्योंकि आर में कुछ जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा, आर में कुछ घटाओगे तो छोटा ही तो हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू इसका नीचे आर माइनस एल क्या है छोटा है, और बटे की चीज़ अगर छोटी है तो संख्या क्या हो जाती है बड़ी। तो इन दोनों में ये ई बी का मान क्या है बड़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल डेरिवेशन करते समय सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है, बड़ा छोटा पहचानने में। तो ई बी का मान होगा बड़ा, तो इसीलिए हमने माइनस किया है ई बी माइनस ई ए। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ई बराबर ई बी माइनस ई ए। तो ई बराबर वहाँ से फॉर्मूला दोनों पुट कर दिए जो हम लोगों ने निकाले थे। इन सब में देखते हैं बहुत कुछ मिल रहा है कॉमन, तो हमने जो जो कॉमन मिल रहा है हमने ले लिया। तो ऊपर देखिए क्यू कॉमन था और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था। बचा क्या 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ले लिया गया एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा तिर्यक गुणा होगा, तो तिर्यक गुणा कर दिया। यहाँ पर देखिए आर प्लस एल जाएगा, एक के साथ गुणा होगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर का गुणा होगा यहाँ, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस और नीचे दोनों का हो गया गुणा। एलसीएम आप क्लास 6-7 से सीख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। अब एलसीएम लेने के बाद अगला जो काम है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
बराबर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर है और आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, यानी एक बार आर प्लस एल है, एक बार आर माइनस एल है। अगर दोनों का गुणा करें तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल सकता है। और ये टर्म होंगे कितनी बार? 2 बार। तो इसको पूरा क्या लिख सकते हैं? इस पूरे का होल स्क्वायर। यही काम हम अगली लाइन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा, ऊपर तो ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया पहले में, और दूसरे में लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन किया, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है इसीलिए हमने ब्रैकेट बनाए रखा। अगली इक्वेशन में हमने ब्रैकेट ओपन किया और नीचे का जो पोर्शन आपको बताया था कि करेंगे वो हमने कर दिया है यहाँ पर। चाहिए तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं, यही टर्म आएगा। तो हमने ऊपर से अब देखिए कटेगा क्या, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, 2RL जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4RL, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर एक ट्रिक वाला काम इस्तेमाल होगा जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि जो R है वो बहुत बड़ा है और L जो है वो बहुत छोटा है। ये काम आपको पिछले साल भी हमने कई जगह पर किया था जब हम नेगलेक्ट मानते थे। वही सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी। हम ले लेंगे कि L जो है वो R से छोटा है, इसीलिए L स्क्वायर जो है वो R से और भी ज़्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। इसीलिए यहाँ नीचे वाली समीकरण से L स्क्वायर को कर देंगे गायब। जब L स्क्वायर को गायब कर देंगे, यहाँ पर देखिएगा L स्क्वायर अगर नीचे समीकरण से गायब करते हैं तो बचा क्या? R स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब घातों का गुणा, 2 दूनी 4। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R की पावर 4। एक R से नीचे R की पावर 4 कटा, R की पावर बच गई 3। फिर से हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे किया क्योंकि फॉर्मूले का रूप ही यही होता है, और जो 4 लिखा था उसको 2 गुणे 2 लिख दिया। तो 4 को 2 गुणे 2 लिख ही सकते हैं। क्यूब को पीछे लेगा और L आपके पास था ही। अभी हमने पढ़ा है 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ा था P बराबर 2QL, तो 2QL की जगह रख दिया P। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन है और ये 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बहुत बार पूछा गया है और लगभग आप मान सकते हैं कि 50% चांस होता है, क्योंकि इसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक अक्षीय स्थित और एक निरक्षीय स्थित। तो या तो अक्षीय एग्जाम में आता है या तो निरक्षीय एग्जाम में आता है, दोनों में से एक आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से ना समझ में आया हो तो यूट्यूब पर एक चैनल भी है, आशीष सिंह लेक्चर्स करके नाम है उस चैनल का। उसमें जो सर हैं वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अच्छी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं। तो आप उनके चैनल पर भी जाके प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी फैसिलिटी है। तो कैमरे के सामने आकर पढ़ाते हैं, तो आपको सर भी देखने को मिलेंगे और साथ में बोर्ड भी देखने को मिलेगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। बाकी जितना हम लोगों से हो पा रहा है उतना हम ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट में या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।